बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपसे अर्ज किया था कि सैलाब की मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए हर चीज पे फोकियत है उन लोगों को जो इस वक्त परेशानी की हालत में हैं, जिनकी फसलें तबाह हो गई हैं, जिनके मवेशी बह गए हैं, जिनके घर बार तबाह हो चुके हैं। तो मैं थोड़ी सी अपडेट आपको दे दूं। उमैर सना फाउंडेशन का जो मैं जिसका कारकुन हूं, हमारी तरफ से पिछले चंद रोज से ये कोशिशें जो है वो शुरू हो चुकी हैं और एनटीए सिंध के अंदर हमारी टीमें, जिसमें कि मेडिकल टीम और फूड टीम और रिलीफ टीम जो है वो अपना अपना काम कर रही है। इस वक्त जो है सजावल के अंदर हमारा मेडिकल कैंप है और उसके साथ साथ सेवन में मेडिकल कैंप लगाने की तैयारियां हैं, जबकि मेहराबपुर में और उसके साथ साथ बदीन डिस्ट्रिक्ट में मेहराबपुर में दवाइयां और मेडिकल स्टाफ रवाना हो चुके हैं। और मैं ख्याल आज जब आप ये वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला मेहराबपुर में भी हमारा काम शुरू हो चुका होगा। और साथ साथ बदीन डिस्ट्रिक्ट के लिए जो कि जितनी तबाही बदीन डिस्ट्रिक्ट में हुई है, मैं इस वक्त से सिंध की बात कर रहा हूं, तो बदीन डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी हमारी टीमें पहुंच चुकी होंगी और इंशाल्लाह ताला आइंदा 24 घंटों के दौरान हमारा काम वहां भी शुरू हो जाएगा। लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि सजावल और सेवन के अंदर हमारी मेडिकल टीम, जिसमें कि डॉक्टर हजरात और नर्सें और टेक्नीशियन तमाम दवाइयों के साथ और डिस्पेंसरी और तमाम चीजें मौजूद हैं, बाकायदा वहां पे मौजूद लोगों के साथ और मुकामी लोगों के साथ मिलकर के सुबह शाम मरीजों को देख रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमें फख्र है इस बात पर कि हमारे कारकुन उमैर सना फाउंडेशन के परचम के नीचे इन तमाम काविशों को और इन तमाम मेहनतों को अपने हाथों से सरअंजाम दे रहे हैं। तो ये तो सूरत हाल है सैलाब की और सैलाब से मुतासर भाई बहनों की। लेकिन मैंने जैसे पहले आपसे अर्ज किया कि हर चीज तो अपने सिलसिले में चलती ही रहती है, तो पाकिस्तान हिंदुस्तान का मैच भी आज हो गया। बहुत से लोगों का मेरे पास फोन भी आया, व्हाट्सएप भी आए, मैसेजेस भी आए कि साहब आपने पाकिस्तान हिंदुस्तान के मैच पे अभी तक कमेंट क्यों नहीं दिया। मैंने कहा कि पिछली वीडियोस के अंदर मैं ये बात कर चुका हूं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के आने वाले मैचेस जो 1 नहीं 3 हो सकते हैं, उसके हवाले से जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तैयारियां हैं, मेरा पहला नुक्ता यह था कि जब आपने मोहम्मद हफीज और शोएब मलिक को घर भेजा था या उन्होंने खुद घर जाने की तैयारी की थी, तो उस मिडिल ऑर्डर का हमने क्या किया, हमारे पास कौन से ऐसे मिडिल ऑर्डर हमने प्रोड्यूस किए या जिनको तैयार किया कि जो हफीज और मलिक की जगह ले सकते हैं। तो आज आपने देख लिया, जिस मैच में बाबर स्कोर ना कर पाए या जिस मैच में रिजवान स्कोर ना कर पाए, फिर हमारी टीम का वही असर होता है कि नंबर 11 आके अगर 16 रन ना बनाता तो हम 120 और 125 के स्कोर पे आउट हो जाते। ये एक बहुत बड़ा मसला है और इस मसले की तरफ मैं बहुत अरसे से आप लोगों की तवज्जो दिला रहा हूं, अरबाब इख्तियार की तवज्जो दिला रहा हूं कि जिस दिन से अब्दुल रज़ाक साहब रिटायर हुए हैं, हमने यासिर अरफात भी ट्राई किए, हमने फला भी, अनवर अली भी ट्राई किए, हमने भट्टी को भी ट्राई किया, हमने ये भी ट्राई, इमाद वसीम को भी ट्राई किया, सबको ट्राई किया और किसी को बगैर किसी वजह के और किसी को उसकी नाकिस कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर हमने घर भेज दिया। लेकिन मसला यह है कि उसके मुतबादिल हम लेकर नहीं आए और उसका खमियाजा हम रोज उठाते हैं, हर गेम में उठाते हैं, हर टूर्नामेंट में उठाते हैं। लेकिन मुझ जैसे क्रिकेट के एक तालिब इल्म की समझ में आने वाली बात अरबाब इख्तियार के कानों पर जू नहीं रेंगती, उनकी समझ में ये बात क्यों नहीं आती कि आओ हम बैठ करके पीएसएल से एक मिडिल ऑर्डर का लड़का, जैसे कि हार्दिक पांड्या है, जैसे कि कैलिस था, जैसे कि आपके अब्दुल रज़ाक थे, जैसे शकीबुल हसन है, इस तरह की बेशुमार मिसालें मेरे पास मौजूद हैं। अजहर महमूद पाकिस्तान टीम में खेला करते थे। हम इस तरह को लड़का पैदा करें, लड़का तैयार करें कि जो पाकिस्तान के परचम को बुलंद कर सके, लेकिन उनकी समझ में ये बात नहीं आती। बहरहाल उसी की वजह से पाकिस्तान टीम का ये हशर है, क्योंकि आपने देखा कि हार्दिक पांड्या ने आके 4 ओवर भी निकाले, 3 विकेटें भी ली, फिर बाद में विनिंग शॉट भी खेले, उसके बाद टीम को इस्तेहकाम भी दिया। वो जो 7वां नंबर बैटिंग का है या 6ठा नंबर बैटिंग का है, वो हर तरह के फॉर्मेट के अंदर एक बेहतरीन इम्तिजाज बना देता है, टॉप ऑर्डर और लोअर ऑर्डर के दरमियान एक बैलेंस प्रोड्यूस कर देता है। लेकिन हम मुसलसल उस लड़के को तलाश करने में नाकाम है और हमारे अरबाब इख्तियार को इस मामले में कोई फिक्र नहीं है। इस वजह से आप ये मैच हारे। उसके बाद दूसरी क्या वजह थी हारने की, आपको यकीनन बहुत मुझ पे गुस्सा आएगा और आप नाराज भी होंगे, लेकिन हकीकत यह है कि हम हारे हैं। हारने की एक बड़ी वजह जो है वो नाकिस कप्तानी भी थी। मैं पहली वीडियोस में भी आपसे ये कह चुका और मुझे यकीन है कि आप मुझसे इख्तलाफ भी करेंगे और मुझे आप बड़े नाराज होकर कमेंट्स लिखेंगे, लेकिन जो बात मैं सही समझता हूं वो यकीनन बयान करने की जिसारत भी करूंगा।
वो ये है कि हमारा कप्तान कप्तान नहीं है। मैं बाबर आजम को कप्तान नहीं मानता। आज बेशुमार मौकों के ऊपर ऐसा हुआ कि मुझे महसूस हुआ कि आज अगर कोई समझदार कप्तान होता तो शायद ये नताइज ना होते। आपको पता है ना कि आखिरी 4-5-6 ओवर के दरमियान पाकिस्तान को 5 खिलाड़ी सर्कल में खड़ा करने पड़े थे मजबूरन। उसकी वजह यह थी कि स्लो ओवर रेट था, और स्लो ओवर रेट की वजह से आईसीसी के नए कानून के मुताबिक 5 खिलाड़ी बाउंड्री सर्कल के बाहर नहीं बल्कि सर्कल के अंदर आपको 5 खड़े करने पड़ते हैं। इससे न सिर्फ आपके बॉलर का कॉन्फिडेंस शेक होता है, उसके आसाब पर दबाव होता है, बल्कि बैट्समैन जो है ना वो खुल जाता है, उसको आजादी मिल जाती है। वो अच्छी गेंद को भी इनसाइड फील्डर, अंदर जो फील्डर सर्कल के खड़े उनके ऊपर से उठा के फेंक देता है, और उसको फिक्र नहीं होती कैच होने की या आउट होने की। यही कुछ हुआ। एक मीडियोकर स्कोर को आप डिफेंड करने चल रहे हो और आपको ये नहीं पता कि ये इस तरह की स्लो ओवर रेट के ऊपर हमारे साथ क्या मसले हो सकते हैं। चलो आपको नहीं पता थे, कम से कम अगर इंतजामिया जो बाउंड्री लाइन पे बैठी थी, मोहम्मद यूसुफ साहब, सकलैन मुश्ताक साहब या कोई भी शख्स आकर के उनके कान में ये बात कह देता कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने भी शायद, उनको भी पता नहीं था या उनकी भी तवज्जो उस तरफ नहीं गई। तो इस तरह के नाअहल लोगों का टोला पाकिस्तान की नुमाइंदगी दुबई में कर रहा है। दूसरी बड़ी जो मुझे प्रॉब्लम नजर आई वो फील्ड पोजीशंस की थी। जिस वक्त आपको विकेटें चाहिए थी उस वक्त आपने स्लिप भी हटा ली, आपने डिफेंसिव फील्ड कर ली, आपने बॉलर को डिफेंसिव लाइन पे गेंद करने को कह दिया, आप अटैक करना भूल गए, क्योंकि बगैर विकेटों के तो आपको मैच जीतता ही था। विराट कोहली का एक कैच ड्रॉप हुआ, फिर आपने विराट कोहली को सेट कराया, सेट कराने के बाद विराट कोहली अपनी मर्जी से आउट होकर के गया। इसी तरह से रोहित शर्मा अपनी मर्जी से आउट होकर के गया। एक स्लिप, 2 स्लिप, एक आगे एक शॉर्ट कवर, एक शॉर्ट पॉइंट, एक शॉर्ट गली, एक शॉर्ट फाइन लेग, एक शॉर्ट मिड विकेट टाइप की पोजीशन बैट्समैन को सोचने पे मजबूर कर देती है कि शायद ये बॉलर कोई होशियारी करने चल रहा है मेरे साथ, कोई बहुत बड़ी होशियारी होगी और कहीं मैं गलती से अपनी विकेट ना गवा दूं। लेकिन ये वो हरबे हैं कि जो स्मार्ट कप्तान, जो बॉर्न कप्तान है वो इस्तेमाल करता है। हमारा बाबर बॉर्न कप्तान नहीं है, वो एक हादसाती तौर पर कप्तान बना है, और वो चूंकि और कोई है नहीं हमारे पास तो वो चल रहा है। तीसरा, मैं फिर यही कहूंगा कि दुनिया की कोई टीम एक ओपनर जो 105, 110, 120, 125 के स्ट्राइक रेट से खेले, वो टीम कभी भी नहीं जीत सकती। ये बहुत मुश्किल होगा उस टीम के लिए। अच्छा, उसकी भी वजह अगर मैं बाबर और रिजवान की तरफ से सोचूं तो वो ये सोचते हैं कि भाई बस सिंगल बना लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा ना हो कि हम आउट हो जाए, क्योंकि पीछे तो कोई है ही नहीं। और पीछे क्यों नहीं है ये बात जाके बाबर से पूछो, रिजवान से पूछो, मोहम्मद यूसुफ से पूछो, पीसीबी से पूछो, तो जवाब मिलता हमारे पास कोई लड़का ही नहीं है। हमने ये 11 लड़के हम मिडिल ऑर्डर में ट्राई कर चुके हैं, लेकिन कोई भी इस काबिल नहीं है कि वो मुस्तकिल बुनियादों पर वो मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी उठाए, क्योंकि लड़के ये गलत चुन के ले जाते हैं। सऊद शकील को घर बैठा दिया, इमाद वसीम को घर बैठा दिया, शान मसूद को घर बैठा दिया, अपनी पसंद के लड़के चुन के ले जाते हैं। फिर बाद में जनाब प्रेशर पड़ता है बाबर पर, रिजवान पर, और उसके नतीजे में वही होता है कि जो आज हुआ। इस तरह की बेशुमार फील्ड पोजीशन हो गई। मैंने ओवर रेट का आपको बताया, मैंने बॉलर्स को लाइन लेंथ का बताया कि किस तरह से कप्तान मदद कर सकता है बॉलर्स को उनकी मर्जी की फील्ड देके विकेटें बनवाने में, जो मुझे आज बिल्कुल नजर नहीं आया पिछले मैचों की तरह जब बाबर ने इस तरह की कप्तानी की। लेकिन सलाम है नसीम शाह के ऊपर, जिस तरह उस लड़के ने अपना चौथा ओवर किया, मैं सलाम पेश करता हूं उसको। जान मार दी उसने, बहुत हिम्मत दिखाई, बहुत हौसला दिखाया, पूरे पाकिस्तान की तरफ से उसको मुबारक हो। लेकिन जब नसीम शाह की बात निकली है तो हारिस रऊफ की भी बात निकलेगी। पाकिस्तान का सीनियर मोस्ट बॉलर वो बन गया है, लेकिन विकेटें कब वो लेगा? कब हारिस रऊफ मेरा विकेट टेकर बनेगा? कब हारिस रऊफ मेरा तुरप का पत्ता बनेगा? कब हारिस रऊफ के हाथ में मैं गेंद दूं और मैं ये उम्मीद करूं कि अगले 1 ओवर 2 ओवर में वो मुझे 1-2 विकेटें निकाल के दे देगा? आज तक हारिस रऊफ ने ये ना किया। लेग स्टंप पे गेंद कर रहे हैं, शॉर्ट पिच गेंद कर रहे हैं, फुल लेंथ गेंद कर रहे हैं, हाफ ट्रैकर कर रहे हैं। ये सब चीजें नहीं चल सकती, खास तौर पर जब शाहिन शाह अफरीदी जख्मी है आपका। बहरहाल आइंदा आने वाले मैचेस के अंदर उम्मीद है कि पाकिस्तान इन तमाम चीजों से सबक सीखेगा और एक दफा फिर सैलाब ज़दागान की इमदाद इस वक्त हमारा अव्वलीन फर्ज है। क्रिकेट भी चलेगी इंशाल्लाह, सलाउद्दीन अय्यूबी भी बनेगा, तबसरे भी होंगे, इख्तलाफात भी होंगे, मोहब्बतें भी होंगी, एक दूसरे से हम सीखने सिखाने के अमल को भी जारी रखेंगे। लेकिन सैलाब ज़दागान की इमदाद इस वक्त मेरा और आपका अव्वलीन फर्ज है। आइए आगे बढ़िए, उन तमाम इदारों को, उन तमाम तंजीमों को जिसको आप पसंद करते हैं, जिस पे आप भरोसा करते हैं, उनके हाथ मजबूत कीजिए, क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त आपकी जरूरत है। पाकिस्तान जिंदाबाद।